लेक्चर नंबर 11 में आपका स्वागत है और इसके बाद हम देखने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर आपकी यूनिट नंबर 5 जो कि है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। मनोवैज्ञानिक परीक्षण और उसी के साथ साथ शोध अध्ययन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं उनको हम देखने वाले हैं और इसके बाद आपके पेपर नंबर फर्स्ट के सभी PYQs कंप्लीट हो जाएंगे और वो भी यूनिट वाइज। तो आपने क्या करना है, आपने इसको मल्टीपल टाइम्स बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि एग्जाम के अंदर आप मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकें और जितना पॉसिबल हो सके आप वहां पर हाई स्कोर कर सकें। ठीक है, ओके। एक यहाँ पे आपसे एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक सजेशन है यहाँ पर कि अगर आप ये PYQ सीरीज देख रहे हैं 300 प्लस, उसके साथ आप क्या कर लें, उसके साथ अगर आपकी रिसर्च कमजोर है, अगर आपको लगता है कि आपको रिसर्च के पूरे कंसेप्ट नहीं आते और आपको लगता है कि आपको रिसर्च बिल्कुल बेसिक से समझना है, अच्छे से समझना है आपको यहाँ पर, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप हमारी रिसर्च सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आप केवल रिसर्च के जितने भी सवाल हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, उनको वहां पर आप अच्छे से समझ पाएंगे और उसी के साथ साथ आप जो है बढ़िया तरीके से रिसर्च के मास्टर बन जाएंगे और कोई भी सवाल आपको यहाँ से अछूता नहीं लगेगा और आप कोई भी सवाल को बड़े आसानी से निकाल सकेंगे। ठीक है, ये केवल एक सजेशन है, अगर आपकी इच्छा है तो कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। करने के लिए आप व्हाट्सएप पे जैसे आपने ज्वाइन करने के लिए संपर्क किया था वैसे ही संपर्क कर लें, उनसे डिटेल्स ले लें कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इसको, और वहां से आपको 30-35 लेक्चर हैं, कुछ और ऐड होंगे उसमें, वही बच्चे UGC नेट वाले भी देखते हैं और वही आप भी देखेंगे और आपको जो है उसमें आपको खुद समझ में आएगा कि अच्छा रिसर्च का तो मुझे पता ही नहीं था, अभी और मुझको यहाँ पर क्लैरिटी मिल रही है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से चारों यूनिट के अंदर क्लैरिटी मिली है, अब स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 84 से, जो आपको बोल रहा है यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ। प्रयोगात्मक और अर्ध प्रयोगात्मक शोध में अंतर किस आधार पर किया जा सकता है, वह है ऑप्शन नंबर 1 मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑप्शन नंबर 2 है रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स टू एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, ऑप्शन नंबर 3 है स्टडीइंग कॉजिंग रिलेशनशिप, ऑप्शन नंबर 4 है अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स। ठीक है, स्वतंत्र चरों में फेरबदल के आधार पर, प्रायोगिक स्थिति में प्रयोज्यों के यादृच्छिक आवंटन के आधार पर, कार्य कारण संबंधों के अध्ययन के आधार पर और उसी के साथ साथ सांख्यिकी विधियों के उपयोग के आधार पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर क्या होता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और उसी के साथ साथ आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, इसमें आप जो मर्जी चाहे मैनिपुलेशन कर सकते हैं IV के अंदर, इसके अंदर जो आपकी मर्जी है, जैसे आपने करना है, जैसी आपको रिसर्च का ट्रीटमेंट फॉर्म करना है उसको आप कर सकते हैं यहाँ पर उस प्रकार से। लेकिन उसके अंदर एक चीज रहती है और वो क्या है, वो है आपका यहाँ पर रेंडमाइजेशन। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यादृच्छीकरण। ठीक है, आप यादृच्छीकरण कर सकते हैं केवल किसके अंदर, इस एक्सपेरिमेंटल वाले के अंदर, लेकिन जैसे ही आपके सामने क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन या क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आ जाएगी, यहां पर आप क्या नहीं कर सकते, आप यादृच्छीकरण नहीं कर सकते। ठीक है, मान के चलिए आपको ऐसे लोग चाहिए कि कोविड-19 के लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, उनके मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर। ठीक है, तो आप इसमें ऐसे ही लोगों को लेंगे जिनके साथ ये चीज ऑलरेडी घटित हो चुकी है, जिनके साथ ऑलरेडी ये चीज हो चुकी है। ठीक है, आप यहाँ पर ऐसे नहीं ले सकते कि चलिए इनको हम यहाँ पर किसी एक्स पर्सन को यहाँ पर हम कोविड-19 का ट्रीटमेंट दे दें, उसके अंदर वो वायरस डाल दें और फिर देखें, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसकी इसी यही जो है आपका फर्क है किसके बीच में, आपके क्वासी एक्सपेरिमेंटल के बीच में और उसी के साथ साथ आपके एक्सपेरिमेंटल के बीच में। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आंसर आपके सामने है प्रायोगिक स्थिति में प्रयोज्यों के यादृच्छिक आवंटन के आधार पर, रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स टू एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। आप क्या कर सकते हैं, प्रायोगिक कंडीशन जो आपकी है यहाँ पर स्थिति है, उसके अंदर आप यहाँ पर यादृच्छिक आवंटन कर सकते हैं, आप रैंडमाइजेशन कर सकते हैं, आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ग्रुप 1 में जाएगा, कौन सा ग्रुप 2 में जाएगा, कौन सा ग्रुप 3 में जाएगा, कौन सा 4 में जाएगा, कितने भी आपके सामने एक्स ग्रुप रहेंगे, कौन कहां पर जाएगा, ये कंप्लीटली रिसर्चर के हाथ में रहेगा, एक्सपेरिमेंटर के हाथ में रहेगा। लेकिन हम ये नहीं कर सकते हैं किसके अंदर, आपके क्वासी एक्सपेरिमेंटल के अंदर। इसका एक और नाम है, इसको आप क्या बोलते हैं, एज इफ, अगर ऐसा होता तो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 85। इन वन वे अनुवा द कैलकुलेटेड एफ वैल्यू इज लेस देन द टेबल एफ वैल्यू गिवन देन। यहां पर आपसे पूछ रहे हैं एक मार्गी अनुवा में गणना की गई एक मूल्य एफ मूल्य सारणी में दिए गए एफ मूल्य से कम है, तब आप इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं। ये सवाल आपको तभी बनेगा जब आपको अनुवा के बारे में अच्छे से डिटेल में जानकारी होगी और उसके लिए रिसर्च सीरीज आपके सामने है। लेकिन आप स्वयं से भी अगर पढ़ रहे हैं तो अनुवा को अच्छे से पढ़ें,
एक हाई लेवल का अच्छा सवाल यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ बोल रहे हैं एफ वैल्यू इज लेस देन द टेबल एफ वैल्यू, इसको आप क्रिटिकल वैल्यू भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल, क्या करेंगे, आप सब कुछ करेंगे, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप करेंगे एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल, यानी कि ये जो आपकी पॉपुलेशन है इनके बीच कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि आपकी जो एफ वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी आई है, वो आपकी टेबल से लेस निकल कर आई है। मतलब मान के चलिए, आप इसको आम भाषा में ऐसे समझिए कि अगर आपके पास 10 रुपए हैं, ठीक है, तो ही आप कोई एक्स वस्तु यहाँ पर खरीद सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास कितने आए, आपके पास यहाँ पर 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए अगर आपके सामने ऐसे निकल कर आ रहे हैं आपके गुल्लक में से, तो आप ये वस्तु खरीद पाएंगे क्या, तो आप ये वस्तु नहीं खरीद पाएंगे। ठीक इसी को अपने साइकोलॉजी में अप्लाई करेंगे, रिसर्च में अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, आपने जो कैलकुलेट की है वैल्यू वो कितनी निकल कर आई है, वो इतनी निकल कर आई है। आपकी जो फाइनल वैल्यू होनी चाहिए थी निकल के आने के बाद उसके ऊपर कितनी चाहिए थी, 10 रुपए आपको चाहिए थे, लेकिन वो नहीं है। ठीक है, तो क्या कहलाएंगे इसको यहाँ पर कि आप इस वस्तु को नहीं खरीद सकते हैं, और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो नल हाइपोथेसिस है उसको यहाँ पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पॉपुलेशन की जो मीन है वो एक बराबर है। अगर सवाल यही उल्टा होता, अगर यहाँ पूछा होता ग्रेटर देन, तो क्या करते आप यहाँ पर करते कि रिजेक्ट इसको कर देते, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाता। इसको समझने के लिए आपको अनोवा कंप्लीट अच्छे तरीके से समझना होगा कि अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के अंदर क्या होता है। ये किसका अपग्रेडेशन है, ये अपग्रेडेशन है आपके टी टेस्ट का। टी टेस्ट का इस्तेमाल कब करते हैं, टी परीक्षण का इस्तेमाल कब करते हैं, जब आपके पास केवल 2 ग्रुप होंगे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ठीक है, तब आप किसका इस्तेमाल करेंगे, आप टी टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अनोवा के अंदर भी टी टेस्ट का इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी नहीं, बेसिक लेवल पर नहीं, आगे जाकर हायर पोस्ट हॉक वहां पर हम करते हैं। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है, आपको अनोवा अच्छे से बनना चाहिए, उसके लिए आपके सामने रिसर्च सीरीज का ऑप्शन खुला हुआ है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर देखिए जो आपका टी टेस्ट है, जो आपका टी परीक्षण है, और आपका जो अनोवा है, रिसर्च हमसे पढ़ लेंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं है, जीवन भर आपको बनेगा। टी टेस्ट और अनोवा जो है, ये दोनों ही किस प्रकार के परीक्षण है, ये दोनों ही आपके पैरामेट्रिक परीक्षण है। इस बात को आप ध्यान रख ले जीवन भर के लिए। ठीक है, दोनों किस प्रकार के हैं, दोनों आपके यहाँ पर प्राचलिक परीक्षण होते हैं, इनको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्राचलिक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, गैर प्राचलिक नहीं होते हैं। ठीक है, ओके, अब अनोवा के अंदर क्या होता है, अनोवा के अंदर आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका वन वे अनोवा, जिसको आप बोलते हैं एक मार्गी। सेकंड होता है आपका 2 वे अनोवा, जिसको आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं द्विमार्गी। तो ये जो एक मार्गी और द्विमार्गी है, ये क्यों बात करते हैं, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि ये पैरामीट्रिक आपको दिया हुआ है और यहाँ पर आपको नॉन पैरामीट्रिक पूछेगा, तो आपको वहां पर बन जाएगा बड़े आसानी से। ठीक है, तो ये पूरी डिटेलिंग आपको रिसर्च सीरीज में मिल जाएगी, और यहाँ पर अगर सवाल आएगा तो उसको भी यहाँ पर हम केटर कर लेंगे। आगे देखते हैं सवाल नंबर 86, इसको हम ऑलरेडी पिछले पार्ट के अंदर सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल है सवाल नंबर 87, आधारभूत सिद्धांत, द पर्पस ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी स्टडी इज टू। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस सवाल को सॉल्व करने से पूछ, अरे सवाल तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आप सीखिए, यहाँ आपने यहाँ पर देखा ग्राउंडेड थ्योरी, अपने आप से सवाल पूछिए ये किसके अंदर आएगी, ये आपकी क्वांटिटेटिव के अंदर आएगी या आपकी ये क्वालिटेटिव के अंदर आएगी, ये आपकी मात्रात्मक शोध का प्रकार है या आपकी ये गुणात्मक शोध का प्रकार है। अगर आपको ये डिफरेंस पता है तो अच्छा तैयार कर रहे हैं, अगर आपको डिफरेंस नहीं पता है तो आपको और मजबूती जरूरी है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, तो ये जो आपकी ग्राउंडेड थ्योरी है, आपका आधारभूत सिद्धांत है, कहां से आता है, ये आता है आपकी गुणात्मक शोध के अंदर। ठीक है, ये किसका पार्ट है, ये आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है, जिस प्रकार से केस स्टडी, एथनोग्राफी, फेनोमेनोलॉजी, ये सब भी किसके प्रकार हैं, ये सब भी आपके गुणात्मक शोध के प्रकार हैं। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया, क्वालिटी की बात होगी यहाँ पर। अब देखिए सवाल आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। द पर्पस ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी स्टडी इज टू, आप यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, डिस्क्राइब कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेटिंग एंड डेवलपिंग अ न्यू थ्योरी, डिस्क्राइब वन और मोर इंडिविजुअली एक्सपीरियंस ऑफ अ फिनोमेना, डिस्क्राइब वन और मोर केसेस इन डेप्थ, या फिर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। हमारी वीडियो देख रहे हैं ये तो ऑप्शन छोड़ दीजिए जीवन में अपने। एंड अभी आपको देखिए सवाल क्या पूछ रहा है, आधारभूत सिद्धांत को अध्ययन करने का उद्देश्य क्या है। अब यहाँ पर देखिए जो जो आपको चीजें बताई है उसी के बारे में इन ऑप्शंस के अंदर बात हो रही है। ठीक है, जो आपको यहाँ पर इस स्क्रीन के ऊपर अभी आपको थिंक करने बोला था कि आप थिंक करिए ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में, ये किसके अंदर आएगी, क्वांटिटेटिव के अंदर आएगी या फिर क्वालिटेटिव के अंदर आएगी, पूरा माजरा यही छुपा हुआ है। लेकिन यहाँ तो आपको मालूम है, चलिए मात्रात्मक नहीं है, ये कौन सी है, ये आपकी गुणात्मक है, क्वालिटेटिव रिसर्च है। लेकिन उसके साथ आपने क्या सुना अभी यहाँ पर, एथनोग्राफी, फेनोमेनोलॉजी और केस स्टडी। अब देखिए यहाँ पर जादू, सांस्कृतिक विशेषताओं की विवेचना करना किस में आएगा, एथनोग्राफी में आएगा, फेनोमेनोलॉजी में आएगा, ग्राउंडेड थ्योरी में आएगा या फिर केस स्टडी में आएगा, ये आएगा आपका फर्स्ट वाले में।
सेकेंड देखिए जनरेटिंग, अब ये तो आंसर ही है, जनरेटिंग एंड डेवलपिंग अ न्यू थ्योरी क्या करते हैं, ये किसका उदाहरण है, ये आपके यहाँ पर ग्राउंडेड थ्योरी का उदाहरण है। ठीक है, ये आपके ग्राउंडेड थ्योरी का उदाहरण है। आधारभूत सिद्धांत के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। डिस्क्राइब वन और मोर इंडिविजुअली एक्सपीरियंस ऑफ अ फिनोमेना, एक घटना पर एक या एक से अधिक व्यक्तियों के अनुभवों की विवेचना करना, यही तो आपकी फिनोमेनोलॉजी है। और गहराई से एक या एक से अधिक केसेस, और यहाँ पर आपकी केस स्टडी की बात की है। तो सवाल देखा आपने, सवाल के जवाब आपसे क्या पूछ रहे हैं कि क्या आपको बंधु ये पता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं और उसमें से ग्राउंडेड थ्योरी का क्या काम है। हुआ सवाल आसान। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए अगला सवाल फिर से, जैसे ही आपने केस स्टडी पढ़ा, व्यक्ति अध्ययन पढ़ा, दिमाग में रिकॉल करना है फटाक से, कहाँ आएगा ये, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आएगा। जिस प्रकार से आप ये पीवाईक्यू सीरीज करते करते आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे, इटरेट करेंगे, दिमाग के अंदर लिखेंगे, उतना आपके लिए इजी हो जाएगा एग्जाम में सवालों को सॉल्व करना, क्योंकि जो अभी से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं रेगुलरली, वही आगे जाके आपको करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ केस स्टडी, अब क्या पूछ रहे हैं कि इसका लिमिटेशन क्या है, सीमा क्या है, मतलब कौन सी चीज इसमें केस स्टडी के दौरान नहीं हो सकती है। ऑप्शन देखिए, यह प्रयोज्य के बारे में गहराई से सूचनाएं प्रदान नहीं करती है। इट डज नॉट प्रोवाइड इन डेप्थ इंफॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट, लेकिन ऐसा तो नहीं है, प्रोवाइड करती है। ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू जनरलाइज फ्रॉम द केस स्टडी, इसको देखते हैं, व्यक्ति अध्ययन से सामान्यकरण करना कठिन है। ऑप्शन नंबर 3, यह केवल नैदानिक एवं परामर्श मनोविज्ञान में उपयोगी है। इट इज यूजफुल ओनली, ये लिमिटेशन नहीं तो फायदा हुआ। इट यूजेस डाइवर्स मेथड्स एंड सोर्सेज टू कलेक्ट डेटा अबाउट द सब्जेक्ट। सब कुछ सही है यहाँ पर, केवल एक ऑप्शन के अलावा, वो क्या है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। इट इज डिफिकल्ट टू जनरलाइज फ्रॉम द केस स्टडी, व्यक्ति अध्ययन से सामान्यकरण करना कठिन है। इट इज डिफिकल्ट टू जनरलाइज फ्रॉम द केस स्टडी। ठीक है, आप अंबानी की केस स्टडी, महात्मा गांधी केस स्टडी, रोजवेल्ट की केस स्टडी, चियालदीनी की केस स्टडी, इन सब के ऊपर आप केस स्टडी करेंगे, इसको आप आम लोगों पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यही चीज किसने की है, यही चीज फ्रॉइड के द्वारा की गई है कि उनके अपने जीवन की जो केस स्टडीज थी, ठीक है, महिलाओं पुरुषों को लेकर, वहां पर उन्होंने क्या कर दिया, इसको जनरलाइज कर दिया साइको एनालिसिस के रूप में सभी के ऊपर। खैर वो सही है गलत उसकी बात नहीं है, लेकिन आप इसको समझ में आया। इट इज डिफिकल्ट टू जनरलाइज फ्रॉम द केस स्टडी, व्यक्ति अध्ययन से सामान्यकरण करना कठिन है। ठीक है, और ये क्या है, ये केस स्टडी की एक सीमा है। तो आपको क्या ध्यान रहेगा इस लेक्चर के बाद, ग्राउंडेड थ्योरी एक क्वालिटेटिव रिसर्च है, उसी के साथ साथ आप क्या करते हैं, इसमें थ्योरी बनाएंगे, आइडिया डेवलप करेंगे, वो सब चीजें करेंगे। उसी के साथ साथ केस स्टडी जो आपके सामने है, वो क्या, उसकी सीमा क्या है, लिमिटेशन क्या है, उसकी लिमिटेशन है आपके सामने कि आप क्या करेंगे, लिमिटेशन आपके सामने यहाँ पर ये है कि आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, सामान्यकरण उस चीज का आप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। फैक्टोरियल डिजाइन एक्सपेरिमेंट्स आर लेस एफिशिएंट देन क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। अब यहाँ पर जितने भी सवाल है ना, ये सारे के सारे अगर आप एक बार रिसर्च सीरीज कंप्लीट कर लेंगे तो सारा का सारा आपके लिए आसान हो जाएगा, आपको समझ में आएगा। ऐसे भी सवाल पूछ रहा है आपसे आरपीएससी, फैक्टोरियल डिजाइन एक्सपेरिमेंट्स आर लेस एफिशिएंट देन क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ये स्टेटमेंट पढ़ के ही अपने आप में गलत समझ में आता है। फैक्टोरियल डिजाइन एक्सपेरिमेंट्स यील्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन एंड इंटरेक्शन इफेक्ट्स वेरिएबल। यस, इसी वजह से तो हम इसको बोलते हैं कि एफडी आपकी जो है वो अच्छी है। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर क्या है, सिंपली आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही आंसर है। ए गलत है परंतु आर सही है। इसके माध्यम से उसने क्या समझाना चाहा है कि जो आपका यहाँ पर फैक्टोरियल डिजाइन है, जो आपका यहाँ पर कारक अभिकल्प है, यहाँ देखिए कारकीय अभिकल्प प्रयोग अर्ध प्रयोगात्मक अभिकल्प की तुलना में कम प्रभावी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ये कारकीय अभिकल्प है, इसका फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन यहाँ पर यह है कि आपके पास आईवी कितने हो जाएंगे, आपके पास आईवी हो जाएंगे यहाँ पर 2, और आप क्या करेंगे, मेन एंड इंटरेक्शन इफेक्ट अबाउट द वेरिएबल। मतलब आपको ये चेक करना है कि आपकी मेमोरी पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आपकी मेमोरी पे क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे आप एक चेक कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वन वेरिएबल से, यानी कि आपको चेक करना है यहाँ पर पानी का प्रभाव आपकी मेमोरी के ऊपर। अब ये आरओ का पानी हो सकता है और कोई पानी हो सकता है। आपको चेक करना है कि आप जब केवल चाय पीते हैं या केवल कॉफी पीते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है आपकी मेमोरी के ऊपर। ठीक है, तो एक बार डालेगा एक्सपेरिमेंटर कि पानी पीने से क्या प्रभाव पड़ रहा है मेमोरी के ऊपर, एक बार डालेगा कि चाय से क्या होता है, और तीसरी बार जब वो डालेगा तो क्या कर देगा, IV1 इंटू IV2, यानी कि इन दोनों का क्या दिखेगा, इन दोनों का वो दिखेगा यहाँ पर वो इंटरएक्शन इफेक्ट। ठीक है, और फैक्टोरियल डिजाइन कारकीय अभिकल्प प्रयोग की विशेषता ही यही है कि उसको क्या चाहिए जानकारी, अबाउट द मेन एंड इंटरएक्शन इफेक्ट वेरिएबल। ठीक है,
उसको IV1 का क्या प्रभाव पड़ रहा है मेमोरी के ऊपर, IV2 का क्या प्रभाव पड़ रहा है मेमोरी के ऊपर, और IV1 इंटू IV2 का क्या प्रभाव पड़ रहा है मेमोरी के ऊपर। ये सब जानना है किसको, केवल और केवल लाइफ टाइम में आपके एक ही ऐसा अभिकल्प है, उसको आप बोलेंगे कारकीय अभिकल्प। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अब यहां देखिए, द प्राइमरी मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन यूज्ड इन फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्चेस। तो जैसे ही आपने पढ़ा यहाँ पर घटनापरक अनुसंधान के बारे में, तो दिमाग में क्या स्ट्राइक करेगा, ये तो एक गुणात्मक शोध है, प्रदत्त संग्रह के लिए मुख्य विधि उपयोग में लाई जाती है। इन डेप्थ इंटरव्यू, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट या फिर मल्टीपल मेथड्स। आप क्या करेंगे यहाँ पर, अगर आपको किसी के बारे में फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च करनी है तो आप क्या करेंगे, प्राइमरी मेथड क्या है आपके प्रदत्त संग्रह का यानी कि डेटा कलेक्शन का, वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 इन डेप्थ इंटरव्यू। ठीक है, अगर हमको आपके बारे में कंप्लीटली जानना है, ठीक है, डिटेल में किसके बारे में जानना है, आपके गुणात्मक विचारों के बारे में यानी कि आपके सब्जेक्टिव अनुभवों के बारे में अगर हमको जानना है, तो इन डेप्थ इंटरव्यू आपका कौन हो, कहां से आए, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, ये सब के बारे में जब आप जानकारी देंगे तो क्या आएगा हमारे सामने निकल कर आएगी, घटनापरक मनोविज्ञान, सॉरी नॉट मनोविज्ञान, आपकी शोध। अब यहाँ पर देखिए, इसलिए जो आपको ऊपर बताया था सारी चीजें लिंक हैं, अगर आप पढ़ते हैं स्मार्ट तरीके से हमारे साथ। इस प्रकार से देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइबिंग वन और मोर इंडिविजुअली एक्सपीरियंस ऑफ अ फिनोमेना। ये आपकी क्या चल रही है यहाँ पर, ये आपकी फिनोमेनोलॉजी चल रही है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से, और यही लिंक हुआ है कहाँ पर, आपके सवाल नंबर 90 के अंदर। ठीक है, तो आप रिसर्च के सवालों को छोड़िएगा नहीं, मिस नहीं करेंगे यहाँ पर आप। ठीक है, ओके, अगले वीडियो में हम मिलेंगे, डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 12 के अंदर सवाल नंबर 91 से, क्योंकि यहाँ पर आपको पूछ रहा है किसके बारे में, सिंगल सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बारे में। तो एक विषयी प्रयोगात्मक परिरूप क्या है उसके बारे में देखेंगे लेक्चर नंबर 12 में। तब तक के लिए धन्यवाद। तो इनको आप रिवाइज करते रहें, उसी के साथ साथ अगर आप रिसर्च सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, ये नो डाउट आपको इस PYQ की सीरीज के साथ में आपको बेनिफिट करेगा। आपको खुद समझ में आएगा कि आप रिसर्च में क्या नहीं जान रहे थे और अब आपके सामने क्या क्या एक्स्ट्रा मटेरियल है, और फिर ये जो सवाल है आपको ये काफी आसान लगना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।